नमस्कार दोस्तों, वादा किया था आपसे। पहाड़, जबरदस्त ठंड के मारे पहाड़, लेकिन सियासत का तापमान गर्म है। इसका दूसरा भाग आपके साथ मुखातिब होऊंगा और कहूंगा। तो शुरुआत करता हूं एक कविता से। आप सोचेंगे कि खबरों में कविता कहां से आ गई। इस कविता को इस खबर से जोड़ने का प्रयास करूंगा। खबर हर दिल अजीज देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। वाजपेयी जी ने कहा, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर। अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। तो इस खबर को जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषण को, उसमें ये लाइनें दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। आप इसे जोड़िए कांग्रेस के महारथी, हमारे उत्तराखंड के हर दिल अजीज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से। वो मेले में है कांग्रेस के, लेकिन उनके साथ कोई मीत है ही नहीं। इसलिए आज की खबर है कि नाराज हरदा, परेशान इंदिरा दी, हैरान प्रीतम भाई और पस्त कांग्रेस। अब देखिए है क्या दोस्तों, हरीश रावत क्या वाकई नाराज हैं? सब कह रहे हैं हरीश रावत नाराज हैं, ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक में पोस्ट डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनना है, इंदिरा हृदय को बनाइए, प्रीतम सिंह को बनाइए, लेकिन चेहरा डिक्लेयर कीजिए। तो लग तो यही रहा है कि हरीश रावत नाराज हो गए हैं, मेले में मीत नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हरीश रावत को लगता है कि इंदिरा हृदय जी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी उनके खिलाफ काम करते हैं। जब सभाओं का आयोजन करते हैं उत्तराखंड में, तो मंच में कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता इस समय जो हैं हरीश रावत जी उत्तराखंड में, और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको मंच में बैठने तक नहीं देते हैं। हरदा हमारे कहते हैं कि मैं अपना मोड़ा साथ लेकर चलता हूं, और एक बार उन्होंने देहरादून की सड़कों में एक मोड़ा हाथ में लिए अपने को लेकर चले थे वो, और मोड़े में बैठे थे कि इशारा था कि कांग्रेस की सभाओं में उनके बैठने के लिए सीट्स तक नहीं है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हरदा नाराज हैं, हरीश रावत जी नाराज नहीं हैं। ये हरीश रावत जी का एक बड़ा दांव है। वो जानते हैं कि कांग्रेस उत्तराखंड में यदि 2022 के चुनावों में कुछ मजबूती से उतर पाएगी, तो उसके लिए उनका कांग्रेस का चेहरा बनना जरूरी है। कांग्रेस की वो मजबूरी है, ये आप कह सकते हैं। कैसे? मेरा ये विश्लेषण क्यों मैं कर रहा हूं, हरीश रावत जी के पक्ष में नहीं कर रहा हूं, जमीनी हकीकत बता रहा हूं। देखिए 1980 में, अब आप मेरे युवा साथी तो 1980 में पैदा भी नहीं हुए होंगे। मैं 1980 में था 9 वर्ष का। 9 वर्ष का जब मैं था तो हरीश रावत जी बन गए थे अल्मोड़ा संसदीय सीट से भाजपा के दिग्गज नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को हरा के संसद सदस्य। अब जब वो संसद सदस्य 1980 में बने, यानी कि 1970 के आसपास राजनीति में वे सक्रिय हो चुके होंगे। हरदा इस समय है 72 साल के, और जब वो सांसद बने तो उनकी उम्र थी मात्र 32 साल। तो 32 साल से 72 साल की जो यात्रा है, 32 से 42, 52, 62, 72, 40 बरस की यात्रा, उस 40 बरस की यात्रा में हरीश रावत नाराज होकर कोई ट्वीट करे, ये सोचना मूर्खता है। इसलिए हरीश रावत नाराज नहीं है, उन्होंने एक बड़ा दांव चल दिया है। हाँ, उनके दांव से इंदिरा हृदय जी जरूर नाराज हो सकती हैं और परेशान हो सकती हैं, क्योंकि पिछले 2 दशकों में, 20 सालों में इंदिरा जी जब कांग्रेस की सरकार आई तो मुख्यमंत्री पद की दावेदार थी। अब देखिए इंदिरा जी का मैं आपको बायोडाटा बताऊं। जिस समय हरीश रावत जी कांग्रेस की राजनीति में, देश की राजनीति में उभर रहे थे, उससे कुछ अरसा पहले ही इंदिरा जी राजनीति में सक्रिय हो गई थी। इंदिरा जी इस समय 79 ईयर्स की हैं, चुनाव वाले वर्ष में वो 80 वर्ष की हो जाएंगी। हरीश रावत जी से 7 साल बड़ी है। अब देखिए इंदिरा हृदय जी 1974 में
उत्तर प्रदेश में विधायक बन गई थी, विधान परिषद की सदस्य बन गई थी 1974 में, यानी जब मैं मात्र 4 बरस का था। इंदिरा हृदयेश जी 1986 में दोबारा एमएलए बनी, 1992 में तीसरी बार एमएलसी जिसे कहते हैं मगर हिंदी में विधायक ही कहते हैं, तीसरी बार विधायक बनी, और 1998 से 2000 तक भी विधायक रही। उत्तराखंड की अंतरिम सरकार के समय में वे नेता विपक्ष थी। अब देखिए 2002 से 2007 तक वो मंत्री रही। उनके पास नारायण दत्त तिवारी की सरकार में पीडब्ल्यूडी, पब्लिक अफेयर्स, राज्य संपत्ति, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी तो विभाग थे ही, साथ में उनको सुपर चीफ मिनिस्टर कहा जाता था क्योंकि वो नारायण दत्त तिवारी जी की अत्यंत विश्वस्त थी। मैंने वो दौर बतौर पत्रकार देखा है जब इंदिरा जी की तूती बोला करती थी और वर्चुअली इंदिरा जी तिवारी जी के बिहाफ में सरकार चलाया करती थी। 2007 से 2012 तक वो पूर्व एमएलए रही। ये उनको जिंदगी में पहली राजनीतिक हार थी। इंदिरा जी को उनकी कंस्टिट्यूएंसी हल्द्वानी ने नकार दिया। क्यों नकारा ये आज तक समझ में नहीं आता, क्योंकि इंदिरा जी ने अपने एमएलए रहते हल्द्वानी शहर को पूरा बदल डाला था। और ये कहा जाता था उन दिनों कि पीडब्ल्यूडी विभाग का, टेक्नोलॉजी विभाग का, सारे विभागों का बजट जो इंदिरा जी के अंतर्गत हैं वो हल्द्वानी शहर में लगता था। फिर भी हार गई। 2007 से 12 तक एक्स एमएलए रही। 2012 में फिर जीती, कांग्रेस की सरकार बनी तो वित्त मंत्री बनी, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री रही, प्रोटोकॉल रही, हायर एजुकेशन रही और संसदीय कार्य मंत्री रही। 2012 से 2017 और 2017 से अब वो विधायक भी हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं। अब ये इंदिरा जी का है। ये पूरा दौर जो मैंने आपको बताया, 1974 में इंदिरा जी विधायक बन गई और 1980 में, उससे पहले ब्लॉक प्रमुख इत्यादि रहे। हरीश रावत सांसद बन गए। रावत जी ने लगातार उसके बाद 1984 में दोबारा चुनाव जब हुए तो मुरली मनोहर जोशी जी को हराया। उसके बाद 1989 में उन्होंने काशी सिंह एरी जी को हराया। मगर रावत जी ने लगातार हारने का भी रिकॉर्ड बनाया। इंदिरा जी तो एक बार हारी, रावत जी ने तो पूरा रिकॉर्ड बना दिया जनाब। 1991, 1996, 1998, 1999 ये चारों के 4 चुनाव उन्होंने पार्लियामेंट्री सीट के बीजेपी से हारे। रावत जी की यही खूबी है, जब जब हारे उनके विरोधियों ने कहा हरीश रावत इज फिनिश्ड, हरीश रावत अब निपट गए। मगर हरीश रावत उस फिनिक्स पक्षी की भांति है जिसके लिए किंवदंती है कि वो राख हो जाता है और फिर उभर आता है। तो रावत जी हारने का भी रिकॉर्ड बनाते रहे और फिर बाउंस बैक करते रहे। जब उत्तराखंड बना तो कहा गया कि उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत किया तो हरीश रावत ने, और इसमें कोई शक भी नहीं, वो सबसे ज्यादा जमीनी आधार वाले नेता हैं। उनके चेले उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के गांव, तराई के गांव और गढ़वाल के सीमांत क्षेत्र के गांव तक मिल जाएंगे। लेकिन हरीश रावत जी को उत्तराखंड की सत्ता कांग्रेस की लीडरशिप ने नहीं दी। नारायण दत्त तिवारी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब यहां पर आता देखिए बड़ा मजेदार ट्विस्ट। हरीश रावत बन गए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, तिवारी जी बन गए मुख्यमंत्री। और जनाब हरीश रावत जी माने या ना माने, तिवारी जी की सरकार में हरीश रावत जी तिवारी जी की राह में कांटे बोते रहे। और कांटे कौन बोता था आप जानते हैं? कांटे बोता था दोस्तों, कांटे बोते थे उनके वे चेले, वे मीट जो अब मेले में उनका साथ नहीं दे रहे हैं, प्रीतम सिंह जी। प्रीतम सिंह जी तब राजनीति सीख रहे थे। राजनीति का कखरा कब सीखा प्रीतम सिंह ने? आइए जरा प्रीतम सिंह जी का बायोडाटा देखा जाए। प्रीतम सिंह जी की उम्र इस समय 62 साल है। हरीश रावत जी से 10 साल छोटे हैं। 1988 में, यानी कि जब रावत जी 2 बार सांसद रह चुके थे, 1980 और 1984 का चुनाव जीत के मुरली मनोहर जोशी जी को 2 बार हरा के, उस समय 8 साल बाद 1988 में ब्लॉक प्रमुख बने चक्राता के प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह जी 1993 में सीधे जंप मार के एमएलए बन गए, उत्तर प्रदेश के रहते। अब देखिए प्रीतम सिंह जब एमएलए बने तब तक इंदिरा जी कई बार एमएलए रह चुकी थी, विधान परिषद की सदस्य रह चुकी थी। इंदिरा जी बनी 74 में। उनके 18 बरस बाद प्रीतम सिंह सदन में पहुंचे उत्तर प्रदेश के। गैप देखिए राजनीतिक अनुभव का। 2002 में वो एमएलए उत्तराखंड में बने। पंचायती राज, फूड एंड सिविल सप्लाईज, स्पोर्ट्स एंड यूथ, ग्रामीण अभियंत्रण, रूरल इंजीनियरिंग विभागों के कैबिनेट मिनिस्टर रहे नारायण दत्त के कैबिनेट में। लेकिन प्रीतम सिंह जी का रिमोट कंट्रोल तब रहता था हरीश रावत के हाथों में। हरीश रावत जी जैसा इशारा करते, प्रीतम सिंह नारायण दत्त तिवारी जी के लिए
वैसी परेशानी उगाने का प्रयास करते, जिसमें खाद डालते प्रदेश अध्यक्ष जो थे उस समय के श्री हरीश रावत। हरीश रावत जी के तब दो खास सहयोगी हुआ करते थे। चेले कहना खतरनाक है, सच बात यह खास चेले थे। एक थे प्रीतम सिंह जी जो मंत्री थे, एक दूसरे मंत्री थे तिवारी जी के कैबिनेट में किशोर उपाध्याय, जो गांधी परिवार के भी बड़े करीबी और बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार राजनेता हैं। निजी तौर पर मैं जानता हूं कि वो बहुत ईमानदार राजनेता हैं, लेकिन चलते थे हरीश रावत के इशारे पर। उन्होंने भी तिवारी जी के लिए नाना प्रकार की परेशानियां बोई, क्योंकि खाद डाल रहे थे हरीश रावत जी। अब इस समय ये मीत भी हरीश रावत जी से दूर हो गया है। अब देखिए 2002 में एमएलए रहे, फिर 2007 में रहे चक्राता से, 2012 में एमएलए बने। तो पहले बहुगुणा की सरकार में मंत्री रहे विजय बहुगुणा जी की, जो भाजपाई हो गए हैं। बाद में हरीश रावत जी की सरकार में होम, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, फूड एंड सिविल सप्लाईज, माइंस एंड इरिगेशन आदि के मंत्री रहे, और 2017 से विधायक भी हैं 5वें टर्म के, और इस समय है पीसीसी चीफ कांग्रेस के। अब दोस्तों संकट कहां आया और रावत जी की मीत दूर क्यों हुई? हमारी इंदिरा दीदी तो रावत जी की मीत कभी नहीं थी, क्योंकि मुख्यमंत्री की पहले दिन से दावेदार थी। मगर प्रीतम सिंह थे, किशोर उपाध्याय थे। संकट तब आया जब 2012 में सरकार बनने का समय आया कांग्रेस की दोबारा, तो हरीश रावत जी नेचुरल लीडर थे उस समय। तिवारी जी आउट हो चुके थे रेस से, इंदिरा जी अपना जबरदस्त प्रयास कर रही थी, स्वयं को घोषित कर चुकी थी, लेकिन दिल्ली में हरीश रावत जी की चलती थी। और तब तक वो मंत्री बन चुके थे मनमोहन सिंह जी की सरकार में, कई बड़े विभागों के। पहले एमओएस रहे, कृषि के, लेबर के, उसके बाद वाटर रिसोर्सेज के कैबिनेट मंत्री थे। तो डेफिनेटली आला कमान तक सीधी पकड़ थी। लेकिन विजय बहुगुणा ना जाने किन कारणों से बाजी मार ले गए। ना तो जनाधार विजय बहुगुणा जी का, ना विजय बहुगुणा जी का कांग्रेस, उत्तराखंड की कांग्रेस में कोई पकड़, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के पुत्र। लेकिन ना जाने कैसे सोनिया जी को इंप्रेस कर गए और मुख्यमंत्री बन गए। रावत जी पिछड़ गए। फिर आई केदारनाथ की आपदा। केदारनाथ की आपदा के बाद तय हो गया कि अकर्मण्य मुख्यमंत्री हैं विजय बहुगुणा। फिर बात उठी इस बार कौन, तो हमारी इंदिरा दीदी फिर मैदान में आ गई। इंदिरा दीदी ने कहा इस बार तो मेरा नंबर लग ही जाएगा। इधर केंद्रीय मंत्री थे हरीश रावत। तभी क्या हुआ, प्रीतम सिंह जी जो बेचारे हरीश रावत जी के इशारे पर चला करते थे, अब वो बड़े कद के हो गए थे। 2 मंत्रिमंडलों में मंत्री रह चुके थे, 4थे टर्म के विधायक थे। उनको मिल गए राहुल गांधी जी के करीबी। राहुल गांधी जी के करीबी कौन? राहुल गांधी जी के करीबी जो गुजरात में राहुल गांधी जी के साथ काम करते थे, पहाड़ के एक युवा नेता प्रकाश जोशी। प्रकाश भाई बड़े सरल स्वभाव के हैं। प्रकाश भाई हरीश रावत जी से नैसर्गिक दूरी बनाकर चलते थे। उनको हरीश रावत पसंद नहीं थे, हरीश रावत उनको पसंद नहीं करते थे। तो जिसे कहते हैं इंजेक्शन लगाना, प्रकाश भाई ने इंजेक्शन लगाया। भाई प्रीतम सिंह जी आप बड़े युवा हैं, चेहरे वेरे के भी शानदार हैं, हाइट भी अच्छी है, आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री पद के दावेदारी करते हैं? तो प्रीतम भाई भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो गए। प्रीतम भाई दावेदार हो गए और कृपा हुई प्रकाश जोशी जी की, उन्होंने उनको पहुंचा दिया राहुल जी के पास। तब बात चल रही थी प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, तो प्रकाश जोशी ने पहुंचाया तो प्रीतम सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की नीयत से, लेकिन राहुल जी को प्रीतम सिंह बड़े पसंद आ गए। राहुल जी ने कहा ये तो बनेगा चीफ मिनिस्टर नया। तो जब विजय बहुगुणा जी को हटाने की बात चल रही थी, तो सबसे सशक्त दावेदार बनके हरीश रावत की राह में आ गए प्रीतम सिंह, और यहीं से आ गई रिश्तों में खटास। प्रीतम सिंह जनाब बनते बनते रह गए, क्योंकि अन्य विधायक अड़ गए कि हरीश रावत ही बनेंगे, हम किसी नए का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। और इंदिरा जी अपनी दावेदारी कर रही थी। हरीश रावत जी अहमद पटेल जी के उस खेल में थे, जो खेल हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था। अहमद पटेल जी आप जानते हैं, स्वर्गीय अहमद पटेल सोनिया जी के बहुत करीबी थे, विश्वस्त थे। राहुल जी उनको जरूर पसंद नहीं करते थे, लेकिन अहमद पटेल जी ने राजनीतिक बिसात बिठाई। जब इंदिरा जी दिल्ली में थीं और उनको यकीन था कि मोतीलाल वोरा व अन्य दिग्विजय सिंह व अन्य की मदद से वो शायद मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और विजय बहुगुणा हटने जा रहे हैं, तभी धमाका हुआ और रावत जी का नाम अनाउंस हो गया।
अब रावत जी जब बनने पहुंचे, वो सब आप लोगों को याद है कितना विरोध हुआ। सबसे बड़े जनाधार वाले नेता का विरोध कांग्रेस में शुरू हो गया। रावत जी के मन में तब से टीस है कि प्रीतम सिंह ने उनकी राह में, उनके चेले ने, उनके खास शिष्य ने उनकी राह में रोड़े बोए। और तब जनाब हुआ क्या कि राहुल जी ने बना तो दिया मुख्यमंत्री हरीश रावत को, लेकिन एक शर्त रख दी कि बाकी मंत्रिमंडल जैसा बनाना है बनाओ, लेकिन प्रीतम सिंह को होम मिनिस्टर बनाओ, क्योंकि होम मिनिस्टर नंबर 2 माने जाते हैं। हालांकि उत्तराखंड की राजनीति में अभी तक कांग्रेस की सरकारों में नंबर 2 का पोजीशन रिजर्व इंदिरा जी के लिए रही। तो प्रीतम सिंह को रावत जी ने होम मिनिस्टर बना दिया, लेकिन वहां भी रावत जी ने एक बहुत ही माइन्यूट सा चेंज किया जो प्रीतम सिंह जी को बड़ा अखरा। प्रीतम सिंह जी को उन्होंने आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नहीं दिया। तो सुनते हैं उन दिनों प्रीतम सिंह कहा करते थे कि क्यों एसएसपी, कप्तान, डीआईजी मुझे सलाम करने आएंगे जब मैं उनके ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं, इंस्पेक्टर और डिप्टी एसपी के ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं। खट्टास बढ़ती गई। रावत जी के मंत्रिमंडल में वो रहे, लेकिन मन से नहीं रहे। इसीलिए रावत जी अटल जी की इस कविता को अपने करीब पाएंगे कि अपने के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। बहरहाल रावत जी की सरकार जैसे तैसे चली, उन्होंने कई अच्छे कल्याणकारी कार्य किए, लेकिन सरकार गड़बड़ियों के लिए जानी जाती गई। विधायकों का दबाव, उनकी डिमांड मानिए। ऐसे ऐसे विधायक थे, रेखा आर्या जी जिस समय मंत्री हैं भाजपा में, वो हरीश रावत जी की सुपुत्री बन गई। उनके पति जो कुख्यात गैंगस्टर हैं, रहे हैं उत्तर प्रदेश के गिरधारी साहू, जिन पर कई मुकदमे, वो रावत जी के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर कैबिन में बैठ के अपने मुकदमों के बारे में पुलिस अफसरों को डायरेक्शन देते सुने गए। रावत जी दबाव में थे, दबाव में सबके काम करते गए। वो नैतिक थे, अनैतिक थे, इस बात का मलाल मैं समझता हूं हरीश रावत जी को जरूर है। मगर उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करी, क्योंकि विजन भी पहाड़ का राज्य कैसे पनपे, पहाड़ की आर्थिकी कैसे पनपे, ये दोस्तों सच है कि केवल हरीश रावत जी के पास है। अब आता है 2022 का इलेक्शन। हरीश रावत जी इस बीच में सब बड़े खुश थे जनाब। हरीश रावत जी के पुराने मीत और पुराने दुश्मन कि 2 विधानसभा सीटों से हारने वाला मुख्यमंत्री, पार्टी में जिसके चलते फूट हुई हो, वो अब खत्म। एक बड़े नेता ने कहीं कह भी डाला, हरीश इज नाउ फिनिश्ड, हरीश तो अब खत्म है। पहाड़ी ठाकुर को यह बात लग गई, लगी भी जनाब इतनी जबरदस्त कि ऐसा बाउंस किया कि कांग्रेस के महासचिव बन गए, कांग्रेस की शीर्ष संस्था सेंट्रल वर्किंग कमेटी CWC के मेंबर बन गए, पहले असम के और अब सत्तारूढ़ राज्य पंजाब के प्रभारी बन गए। यानी कि हरीश रावत की वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान जो कांग्रेस का है, केंद्र का, उसमें तुलती बोलने लगी। अब आ रहा है 2022 का चुनाव और रावत चाह रहे हैं कि उनको बनाया जाए कांग्रेस का चेहरा। इससे पहले जो कांग्रेस के प्रभारी थे, सिंह साहब, नाम याद नहीं आ रहा है, वो सिंह साहब मगर पूरी तरह प्रीतम सिंह जी और इंदिरा जी की सुनते थे, पूरी तरह। ये उत्तराखंड की राजनीति को समझने वाले सब जानते हैं। वो पूरी तरह इंदिरा जी को सपोर्ट करते थे। कुछ नारायण सिंह नाम नहीं, मुझे बिहार के नेता थे जो प्रभारी थे इससे पहले। एनीवे, वो प्रभारी महोदय ने हरीश रावत गुट को पूरी तरह काट दिया। हरीश रावत जी के दोस्त दो थे, उनके चेले जो बचे कुचे थे वो पीसीसी के पदों से हटा दिए गए। पूरी कार्यकारिणी में हरीश रावत नदारद। हरीश रावत जी ने कुछ जुगाड़ उगाड़ किया होगा तो प्रभारी बदल दिए गए। आ गए देवेंद्र यादव। अब देवेंद्र यादव जी की समस्या यह है, वो आ तो गए मगर वो है दिग्गजों की भीड़ में। अब आप देखिए देवेंद्र यादव जो इस समय प्रभारी हैं, उनकी क्या हालात हैं, किन दिग्गजों के साथ उनकी लड़ाई है या किन दिग्गजों को उन्हें समझाना है। देवेंद्र यादव मात्र 48 साल के हैं, 2 बार दिल्ली के विधायक रह चुके हैं और अकूत संपत्ति के स्वामी भी हैं। 48 करोड़ रुपीस के इनके एसेट बनाए जाते हैं। अब इनको किनसे निपटना है? एक ऐसे व्यक्ति से जो 1980 में जब देवेंद्र यादव मात्र 10 साल के थे तब वो सांसद था, जो केंद्र में मंत्री रहा, कई बार राज्यसभा लोकसभा का सदस्य रहा। एक दूसरी इंदिरा दीदी जो 1974 में जब यादव साहब 2 साल के थे उस समय MLC बन गई थी। और प्रीतम सिंह जो उनसे कहीं सीनियर, इनके ऊपर प्रभारी बन के आ गए देवेंद्र यादव और कह डाला कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा का अर्थ क्या कि चुनाव तो सब मिलजुल कर लड़ेंगे, उसके बाद MLAs तय करेंगे।
हरीश रावत ने ये दांव खेल डाला। उम्मीद नहीं थी लोगों को कि वो ओपन में आ जाएंगे। उन्होंने कह दिया भाई सामूहिक नेतृत्व को मत कीजिए। उनका एक इंटरव्यू मैं पढ़ रहा हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि भाजपा ने अपनी रणनीति बदल ली है तो हमें भी रणनीति बदलनी चाहिए। भाजपा नरेंद्र मोदी को आगे रखकर चुनाव लड़ती है, इसका तोड़ क्या है? इसलिए मैं कहता हूं स्थानीय स्तर पर पार्टी का चेहरा घोषित किया जाए। प्रदेश में त्रिवेंद्र सिंह रावत बनाम हरीश रावत नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत बनाम प्रीतम सिंह कर दो, त्रिवेंद्र सिंह बनाम इंदिरा हृदयेश कर दो। स्थानीय राजनीति का भी भला होगा। मैंने तो यहां तक कह डाला कि युवा नेतृत्व को बागडोर सौंप दो। भाजपा जब अपनी रणनीति बदल चुकी है तो हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी, ये रावत जी ने कह डाला। अब उनसे प्रश्नकर्ता ने, अमर उजाला जी का ये इंटरव्यू है, उन्होंने पूछा कि साहब आप सामूहिक नेतृत्व से क्यों बैकआउट हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि सामूहिक नेतृत्व का कोई प्रश्न नहीं उठता है। मैं चाहता हूं कि 2017 में मैंने जो जिम्मेदारी ली थी हार की, उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल ना गिरे, इसलिए मैंने जिम्मेदारी ली थी। और अब मैं कहता हूं कि 2022 में चेहरा घोषित करिए। सामूहिक नेतृत्व से काम नहीं चलेगा। और रावत जी इससे आगे बढ़ गए, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मात्र 4% वोट बैंक बढ़ाना है और वो सत्ता में आ जाएगी भारी बहुमत से। रावत जी ने कह दिया कि 15 जनवरी यानी कल जो कृषि कानूनों के विरोध में पूरी कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया, रावत जी ने अपनी पीसीसी से, प्रदेश कांग्रेस से कह दिया भैया मैं तो सामूहिक नेतृत्व में हूं नहीं, मैं इसमें शामिल नहीं हो पाऊंगा। और रावत जी जाकर बैठ गए कुमाऊं के बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे कुली बिगार आंदोलन, जो ऐतिहासिक आंदोलन है, उसकी याद में, उसमें बलिदानी किसानों की याद में 1 घंटे के उपवास में, और फोकस करा लिया सारा अपनी तरफ। एक तरफ देहरादून में प्रीतम सिंह जी, अन्य नेता प्रदर्शन कर रहे थे, दूसरी तरफ लोकल मीडिया का सारा फोकस हो गया हरीश रावत जी पर। वो अपना मोड़ा लेकर गए हैं, अपना मोड़ा लेकर प्रदर्शन करने लगे। देखिए बात क्या है, बात चाहे प्रीतम सिंह जी को भली ना लगे, बात इंदिरा हृदयेश जी को भली ना लगे, किशोर भाई को भली लगे या ना लगे, सच्चाई यह है कि हरीश रावत 2 सीटों से हारने के बावजूद भी आज उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जनाधार वाले नेता हैं। इससे कोई भी इनकार करता है, चाहे वो इंदिरा जी हों, प्रीतम सिंह जी हों या कोई भी हो, तो वो मूर्खता करता है, ये मानना होगा। हरीश रावत 72 वर्ष की उम्र में पूरा प्रदेश छान रहे हैं। हरीश रावत जानते हैं कि गढ़वाल की राजनीति का सेंटर है श्रीनगर, तो वो एक दिन आपको सरयू किनारे कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर जिले में मिलेंगे, तो अगले दिन वो श्रीनगर में किसी मामले पर सड़क में घूमते हुए नजर आएंगे। फिर वो पर्यटकों के साथ चाय पीते हुए मसूरी पहुंच जाएंगे। फिर अचानक खबर मिलेगी कि वो तो एक पुल के ऊपर देहरादून राजधानी में विधानसभा के पास धरने पर बैठ गए हैं क्योंकि पुलिस उन्हें रोक रही है। ही नोज कि जनता तक कैसे पहुंचना है। वो पार्टियां दे रहे हैं, आम की पार्टी दे रहे हैं, नींबू की पार्टी दे रहे हैं, पहाड़ी संस्कृति को बढ़ाने के नाम पर काम कर रहे हैं, जनता से जुड़ते जा रहे हैं। कोविड काल में वो इतने सक्रिय थे जितने जब सब राजनेता घर में बैठे थे। प्रीतम सिंह जी की दिक्कत क्या है कि प्रीतम भाई चक्राता से बाहर निकले नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मैं अल्मोड़ा के सीमांत मुंशियारी के गांव में पूछूं प्रीतम सिंह कैसे मंत्री थे तो उत्तर क्या मिलेगा, क्योंकि मैं पूछ चुका हूं कि प्रीतम सिंह जी कौन है। इंदिरा जी बहुत अनुभव रखती हैं, उनके पास विजन है। उन्होंने हल्द्वानी शहर का जितना डेवलपमेंट किया और उनके रहते उत्तराखंड में सड़कों का जो विस्तार हुआ उसका क्रेडिट इंदिरा जी को जाता है। लेकिन समस्या क्या है, इंदिरा जी निकलती नहीं हल्द्वानी से बाहर। तो एक भाई हमारे चक्राता में सिमट गए और हमारी दीदी अल्मोड़ा में हल्द्वानी में सिमट गई हैं। इसलिए हरीश रावत जान रहे हैं कि कांग्रेस की वो मजबूरी है। अगर कांग्रेस उनको आगे करके चुनाव नहीं लड़ेगी तो त्रिवेंद्र भाई की बल्ले बल्ले हो जाएगी। इस पूरे प्रकरण में जो सियासी तापमान बढ़ा है उसका एक कारण, और चलते चलते बता दूं, तो कारण केवल ये चेहरा कौन हो इसको लेकर नहीं बढ़ा, मेरी समझ से, और मेरी समझ बहुत गलत हो सकती है, राजनीति का हमें हरीश रावत जी के आगे कोई अनुभव नहीं। एक गलती वो कर गए, उन्होंने अपने जो कथित नाराजगी भरे ट्वीट करे जो उनकी रणनीति का हिस्सा है मेरी समझ से, उनमें रावत जी ने कह डाला कि मैं चाहता हूं कांग्रेस किसी होटल के कमरे तक सीमित ना हो जाए और वो स्वराज आश्रम जो कांग्रेस का कुमाऊं के हल्द्वानी में ऑफिस है वहां तक पहुंचे।
यानी कि नेतागण स्वराज आश्रम में जाएं और अपने कार्यकर्ताओं से मिलें। अब जिस होटल के कमरे का उन्होंने जिक्र किया वो सीधा एक वार था इंदिरा हृदय जी पर। इंदिरा हृदय जी बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार होटल सौरभ की मालकिन है और इंदिरा जी वहीं से राजनीति संचालित करती है, ऐसा हरीश रावत जी का कहना है। मुझे लगता है रावत जी ने ये टिप्पणी बहुत व्यक्तिगत स्तर पर जाकर कर दी, इसलिए सियासी तापमान बढ़ा भी है और कार्यकर्ताओं को पस्त करने वाला भी है। कार्यकर्ताओं को लग रहा है भाई ये तो अपनी ही लड़ाई में लड़ रहे हैं, एक केंद्रीय मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, फिर भी उसको संतोष नहीं है। एक 1974 से आज तक सत्ता में रही है, लीडर ऑफ अपोजिशन रही, वर्चुअली सुपर चीफ मिनिस्टर रही, उनको संतोष नहीं है। तो कार्यकर्ता बड़ा परेशान है और फिर ऊपर से कुमाऊं गढ़वाल का झगड़ा। बहरहाल दोस्तों, तापमान नोएडा का इस समय 13 डिग्री है, उत्तराखंड का तो बहुत कम होगा, लेकिन सियासी तापमान बढ़ता रहेगा। कल दोबारा उत्तराखंड की चटपटी खबर या एनालिसिस के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। धन्यवाद।